हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस में। दोस्तों, कल मैंने आपको भाग 5 और कार्यपालिका के बारे में बताया था। और कार्यपालिका में सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में बताया हुआ था। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, आप लोग देख लीजिए। आज उसी के आगे शुरू करेंगे। कुछ आर्टिकल हो गए थे और मैंने आपको अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बता दिया हुआ था। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे तो हमारी पहुंच उन लोगों तक पहुंचेगी जहां तक अभी मेरा चैनल पहुंचा नहीं, ठीक है ना। और मैं आपसे डेली दोस्तों कहता हूं, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अगर उस टॉपिक में कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं इस कमेंट के आपके आंसर दूंगा, ठीक। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है जिससे आपके कमेंट के क्या आंसर दिए जाएंगे। तो आप लोगों से दोस्तों अनुरोध है, आप लोग जी भर के कमेंट करिए, पानी पी पी के कमेंट करिए, खाना खा के कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें मालूम रहेगा आप लोग क्या हमसे पूछना चाहते हैं, और जितना अच्छा आप लोग हमसे जुड़ेंगे और उतने आपको बेहतरीन सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लास होती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की दोस्तों क्लास शुरू करते हैं, ठीक। कार्यपालिका भाग 5 राष्ट्रपति, ठीक। तो मैंने कल अनुच्छेद 62 तक बता दिया था और आज दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। क्या है, आज शुरू करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आज बात करते हैं राष्ट्रपति पर, ठीक। तो आज का जो टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति, ठीक। आप उसी के आगे देखते हैं, अनुच्छेद 62 के आगे अगर राष्ट्रपति के वेतन की दोस्तों बात करें तो वेतन मिलता 5 लाख रुपए प्रति महीने, ठीक। और कहां से आता है, भारत की संचित निधि से आता है। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है दोस्तों, ठीक, आयकर से मुक्त होता है, ठीक है ना। इस पर कोई कर नहीं लगता है, ठीक। यानी जो राष्ट्रपति का वेतन है, ठीक, 5 लाख रुपए प्रति माह है और भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, ठीक। संचित निधि का मतलब दोस्तों एक आकस्मिक और संचित निधि होती है, ठीक है ना, जहां से इनको वेतन दिया जाता है, ठीक। जहां से आता है उस निधि को ही बोला जाता है संचित निधि, ठीक। उसी से क्या राष्ट्रपति का क्या वेतन दिया जाता है। और कितना है दोस्तों, 5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक, यानी प्रति महीने, ठीक। इसके बाद दोस्तों एक वर्डिंग लिखी हुई है, गणपूर्ति या कोरम, ठीक। ये क्या होता है दोस्तों, गणपूर्ति या कोरम आपका 1/10वां भाग होता है। मतलब क्या हुआ, गणपूर्ति या कोरम 1/10 भाग, मतलब संसद की कार्यकारिणी बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, गणपूर्ति या कोरम बोलते हैं। मतलब कैसे हुआ, जैसे मान लेते हैं कोई भी काल्पनिक आंकड़ा मान लेते हैं कि हमारे पास 200 सदस्य हैं, ठीक है ना, 200 सदस्य, ठीक। किसी भी काल्पनिक मान रहे, ठीक है ना। या आप ऐसे मान लो जैसे लोकसभा में कितनी है, 543 है। पहले तो दोस्तों 45 थी, अब 2 एंग्लो इंडियन खत्म हो गए तो आपकी 543 है। तो इसका कितना निकाला जाएगा, 1/10, ठीक। और 10 का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 54.3, या आप कितना मान लो, पूरा 54 मान लो, ठीक है ना। यानी कि इतने अगर सदस्य हैं, ठीक, तो संसद की क्या कार्यकारिणी जो बैठक होती है वो बैठक होगी। अगर इससे कम है, ठीक, 1/10 से अगर कम है सदस्य तो बैठक आगे के लिए स्थगित कर दी जाएगी। और कब तक होगी, जब तक कि 1/10 सदस्य कार्यकारिणी बैठक में शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसी को क्या बोला जाता है, गणपूर्ति या कोरम, ठीक है ना। यानी संसद की कार्यकारिणी बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस गणपूर्ति या कोरम का मतलब जैसे 543 लोकसभा में है, ठीक, तो 1/10 इसका निकालेंगे यानी कितने, 54, ठीक। यानी 54 लोग होना चाहिए। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, गणपूर्ति या कोरम, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है, ठीक। तो जरा हम डाल लेते हैं यहाँ पर, तो आपने ये देख लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। तो जरा देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं। अब दोस्तों डिटेल से इन पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों को
लेकर। ठीक है ना दोस्तों, यानी राष्ट्रपति की क्या शक्तियां। ठीक है ना, इन पर डिटेल से क्या दोस्तों करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहली जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की उसे बोला जाता है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक, ठीक है ना दोस्तों, प्रशासनिक शक्तियां। ठीक, ये आपकी दोस्तों पहली शक्ति हो गई। दूसरे की बात करें तो दूसरे पर होती है सैन्य शक्ति। ठीक, डिटेल से एक एक शक्ति पर दोस्तों अभी बाद में बात करेंगे। पहली आपकी कौन सी हो गई, प्रशासनिक शक्ति। दूसरी कौन हो गई, सैन्य शक्ति। और तीसरी दोस्तों बात करें तो ठीक है ना, कूटनीतिक या राजनयिक शक्ति, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति, ठीक है ना, कूटनीतिक शक्तियां कर लो तो ज्यादा दोस्तों सही रहेगा। इसी प्रकार इसमें भी शक्तियां। ठीक, इसके बाद अगली दोस्तों बात करते हैं शक्ति की लेकर। ठीक, विधायी शक्तियां हैं। कौन कौन सी, विधायी शक्तियां, ये राष्ट्रपति की सभी शक्तियों की बात हो रही। इसके बाद अगली दोस्तों बात करते हैं, ठीक है ना, वित्तीय शक्तियां। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, वित्तीय शक्तियां। इसके बाद अगली बात करते हैं न्यायिक शक्तियां। ठीक, न्यायिक शक्तियां, ये राष्ट्रपति की दोस्तों शक्तियों की बात हो रही। ठीक, इसके बाद अगली बात करते हैं वीटो शक्ति। ठीक है ना, ये आपकी है वीटो शक्ति। इसके बाद अगली बात करते हैं आपातकालीन शक्ति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आखिरी नंबर पर बात करेंगे दोस्तों हम लोग अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आपातकालीन शक्ति, वीटो शक्ति, न्यायिक शक्तियां। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारी क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक, तो एक बार जरा देख लेते हैं। ठीक, उसी के आगे, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति का जो दोस्तों वेतन है ये आपका 5 लाख रुपए प्रति माह है। और कहां से आता है, भारत की संचय निधि से दोस्तों। इसके बाद गणपूर्ति या कोरम की बात करें तो दोस्तों गणपूर्ति या कोरम 1/10 भाग होते हैं, यानी कि संसद की कार्यकारिणी बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को क्या बोलते हैं, गणपूर्ति या कोरम। और राष्ट्रपति की दोस्तों अब बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। ठीक, सबसे पहली बात करें तो प्रशासनिक शक्ति, ठीक है ना, शक्तियां। दूसरी सैन्य शक्तियां। तीसरी कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियां। ठीक, चौथी विधायी शक्तियां। पांचवी वित्तीय शक्तियां। छठवीं न्यायिक शक्तियां। सातवीं वीटो शक्तियां। आठवीं आपातकालीन शक्तियां, ठीक है ना, और नौवीं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक दोस्तों, अब जितनी भी ये शक्तियां दोस्तों लिखी हुई हैं इन पर डिटेल से एक एक बिंदु पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आपने देख लिए कितनी प्रकार की शक्ति है, प्रशासनिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वीटो शक्ति, आपातकालीन शक्ति और अध्यादेश जारी करने की क्या शक्ति। इन पर दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। ठीक, तो इतना आप लोग पूरा ये बैकग्राउंड समझ गए होंगे। ठीक, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली जो शक्ति है राष्ट्रपति की दोस्तों, बात करेंगे किस पर, प्रशासनिक शक्ति को लेकर। ठीक दोस्तों, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक, और राष्ट्रपति जब आपका कंप्लीट हो ना, ठीक,
आप खुद कहोगे कि आज तक कभी भी ऐसा राष्ट्रपति ठीक कहीं पर पढ़ने को नहीं मिला। एक बार आप सभी चीज़ों को देखते रहना, ठीक, कैसे कैसे मैं आईएएस से लेकर पीसीएस और अदर एग्जाम सभी को एक साथ कवर करूंगा। बस आप लोग देखते रहना, आप खुद अपने अंदर से बोलोगे वास्तव में मजा आ गया। ठीक, तो देखते हैं जरा क्या राष्ट्रपति की पहली शक्ति कौन सी है? प्रशासनिक शक्ति। ठीक है ना, प्रशासनिक शक्ति को लेकर या प्रशासनिक शक्तियां को लेकर। ठीक, तो प्रशासनिक शक्तियां कौन कौन सी जरा देखते हैं। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। यानी भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है ना, वो सभी के सभी किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति के सभी के नाम से कार्य किए जाते हैं। ठीक, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें हटाने की शक्ति प्रदान है। ठीक है ना, या उन्हें हटाने की शक्ति है। ठीक, यानी भारत सरकार की जो भी कार्यपालिका की कार्रवाई की, ठीक, जो भी की जाती है वो सभी की सभी हमारी किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। और राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है ना, जो सभी के सभी या कुछ उच्च अधिकारियों को नियुक्त करने और उसे हटाने की शक्ति क्या प्राप्त है। ठीक दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं वो अधिकारी कौन कौन से हैं जिन्हें नियुक्त करने और हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला भारत का प्रधानमंत्री हुआ उसका मंत्रिपरिषद। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उन्हें हटाने की शक्ति भी किसे प्रदान है? राष्ट्रपति को। दूसरी दोस्तों बात करें, भारत का महान्यायवादी, ठीक, आपने पढ़ा होगा, ये आगे अभी आएगा, महान्यायवादी आर्टिकल 76। ठीक है ना, महान्यायवादी जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक, इन पर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद और देखिए अगला आपका है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे दोस्तों आप बोलते हो कैग, CAG कैग बोलते हो जिसे। ठीक, उसी का क्या नाम है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उन्हें हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। इसके बाद उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक, उच्चतम न्यायालय मतलब आप सुप्रीम कोर्ट समझ रहे होंगे, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक, इनके जो अधिकारी होते हैं उनको नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में दोस्तों होती है, और हटाने की भी शक्ति किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक, इसके बाद देखते हैं सभी राज्यों के राज्यपाल। ठीक, यानी कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनको नियुक्त करने की शक्ति किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में। और हटाने की भी शक्ति किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में। सभी राज्यों के राज्यपाल। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है ना, यानी जो केंद्र सरकार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चुनाव कराने वाले, ठीक, उनको नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है, और हटाने की भी शक्ति किसके हाथ में होती है दोस्तों? राष्ट्रपति के हाथ में। और इसके बाद आपने दोस्तों सुना होगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक, संघ लोक सेवा आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, UPSC। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। और हटाने की भी शक्ति किसके हाथ में होती है दोस्तों? राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक, तो सबसे पहली जो राष्ट्रपति की शक्ति थी दोस्तों वो कौन सी थी? प्रशासनिक शक्ति। ठीक, क्या था इसमें? भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, और इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें हटाने की शक्ति है। ठीक है ना, कौन कौन से अधिकारी एक बार देख लेते। भारत के प्रधानमंत्री व उनका मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बाद उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक, तो दोस्तों आपने राष्ट्रपति की पहली शक्ति देख ली, ये कौन सी शक्ति थी? प्रशासनिक शक्ति। और अब दोस्तों दूसरी शक्ति पर बात करेंगे, कौन सी? सैन्य शक्ति। ठीक, तो एक बार पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं सैन्य शक्ति राष्ट्रपति की। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जरा देखिए राष्ट्रपति की जो आपने प्रशासनिक शक्ति देख ली दोस्तों बहुत अच्छे से। अब जो दूसरी शक्ति है दोस्तों वो कौन सी है? सैन्य शक्ति। ठीक है ना,
यानी राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है, ये आपकी दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। जरा देखते हैं क्या होती है। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों देश की तीनों सेनाओं से मतलब आपको पता होगा जल सेना, वायु सेना और एक आपकी कौन सी होती है, थल सेना। ठीक, जो तीनों सेनाएं होती, ठीक, इनका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति। वही वर्डिंग लिखी हुई है, राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति है। ठीक है ना, सैन्य शक्ति से मतलब राष्ट्रपति, ठीक, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं से दोस्तों मतलब थल, जल और वायु सेना, ठीक है ना, इनका कौन सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति। ठीक, और वह किसी भी देश के साथ या उसे किसी भी देश के साथ क्या, युद्ध घोषित करने की तथा शांति स्थापित करने की क्या शक्ति प्रदान है। यानी राष्ट्रपति वो व्यक्ति है, जैसे किसी देश के साथ युद्ध अगर हो जाता है तो वह क्या, उस देश के साथ युद्ध घोषित करने की शक्ति उसके हाथ में है, या शांति या समझौता करने की भी शक्ति किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक, इसके बाद दोस्तों एक वर्डिंग बहुत अच्छी से दी हुई है, जरा इस वर्डिंग को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आईएएस के प्री में यहाँ सवाल आता है कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है कैसे पूछता है। जरा देखिएगा, राष्ट्रपति की यह शक्ति वास्तविक शक्ति ना होकर औपचारिक शक्ति है। ठीक, यही सेम वर्डिंग बनती, वास्तविक मतलब राष्ट्रपति स्वयं के द्वारा तो करते नहीं है, ठीक है ना, इस कारण से ये वास्तविक शक्ति नहीं है, उनकी औपचारिक है। क्यों, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है उसे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है ना, आपको मालूम होता है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं, ठीक, मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करते हैं। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक, इस कारण से ये वर्डिंग लिखी हुई है कि राष्ट्रपति की यह शक्ति वास्तविक शक्ति ना होकर औपचारिक है। वास्तविक यानी ये जो शक्ति राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है, ठीक है ना, यानी इसके हाथ में नहीं है, वास्तविक नहीं, औपचारिक है। इस कारण क्यों, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ठीक है ना, और आपको सभी को पता होगा मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये वर्डिंग दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि आईएएस में प्री में ऐसे ही सवाल बनते हैं। निम्नलिखित में राष्ट्रपति की, ठीक है ना, सैन्य शक्ति होती है, ये वास्तविक शक्ति ना होकर औपचारिक शक्ति होती है। कथन 1, कथन 2, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह अनुसार कार्य करता है। इसके बाद नीचे विकल्प दिए होंगे और आपको पहचानना होगा। ठीक, तो एक बार फिर देख लेते हैं। जो दूसरी प्रकार की राष्ट्रपति की शक्ति थी वो थी सैन्य शक्ति। इसमें कहा दोस्तों ये गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या, सेनापति होता है। तीनों सेनाओं से दोस्तों मतलब जल, थल और वायु, ठीक है ना, ये तो इनका पूरा सर्वोच्च सेनापति होता है। या किसी देश के साथ युद्ध करना है या शांति करना, ठीक, ये शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। इसी शक्ति को क्या बोला जाता है दोस्तों, सैन्य शक्ति। ये उसकी जो शक्ति होती है ये वास्तविक ना होकर औपचारिक होती है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। ठीक दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो वर्डिंग लिखी हुई है वास्तविक शक्ति ना होकर औपचारिक है, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं नहीं लेता, उसके साथ जो सलाह देने के लिए कौन होती है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है आपका कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तीसरी शक्ति की अगर बात करें तो लिखा हुआ है कूटनीतिक शक्ति दोस्तों, ठीक है ना, कूटनीतिक शक्ति। तो जरा देखते हैं ये क्या होती है। इस शक्ति से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जो विदेश राज्यों के साथ संबंधों के स्तर पर लागू होती, यानी विदेश, ठीक है ना, विदेशों के साथ कैसे, जैसे विदेशों के साथ समझौता करना, ठीक, संधियां करना, ठीक, आप समझ रहे हैं ना, ये सभी के सभी किसके, राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। एक चीज और है क्या, अगर राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए, जैसे अपने यहाँ देश है, ठीक, तो अन्य देशों में जब राजदूत की नियुक्ति होगी तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, जैसे अपने यहाँ से कोई अन्य देश में गया और उसकी हमें नियुक्ति राजदूत के रूप में करनी है, ठीक है दोस्तों,
तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राजदूत बनाकर राष्ट्रपति इसे कहाँ भेज दिया जाएगा? अन्य देशों में, या जिस देश के लिए राजदूत बनाया गया होगा। और ये शक्ति दोस्तों किसके अंतर्गत आती है? कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत। एक बार फिर देख लेते हैं कूटनीतिक शक्ति का मतलब। इस शक्ति से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जो विदेश राज्यों के साथ संबंधों के स्तर पर लागू होती है, यानी विदेशों के संबंध में। मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए, जो आपके अदर देश है, उन देशों के लिए जो राजदूत की नियुक्ति करता है, ठीक, वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की इस प्रकार की शक्ति हमारी क्या कहलाती है? कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, ये आपने दो शक्ति देख ली हुई है। इसके बाद आगे बात करते हैं। पहले तो आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगली जो शक्ति देखेंगे दोस्तों, विधायी शक्ति, यानी राष्ट्रपति की कौन सी? विधायी शक्ति। अभी तक आप लोगों ने तीन शक्ति देख ली, प्रशासनिक शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति। और अब दोस्तों बात करेंगे कौन सी? चौथी, विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति क्या होती है जरा देखते हैं। वर्डिंग देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ठीक ठीक, जब नया सत्र स्टार्ट होता है दोस्तों, तो लोकसभा में नए सत्र में जो पहला सत्र, ठीक है ना, नया सत्र स्टार्ट हुआ जिस दिन पहला सत्र होता है, ठीक, तो उस लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की यह शक्ति किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? विधायी शक्ति के अंतर्गत। यही वर्डिंग लिखी हुई है क्या? राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, यानी जब भी नया सत्र आता है तो जिस दिन पहली बैठक होती है, यानी प्रथम सत्र होता है, तो उस सत्र को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। और राष्ट्रपति की यह शक्ति दोस्तों कौन सी हमारी है? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, ठीक। इसके बाद अगली बात करते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद का सत्र आहूत करने तथा लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। और ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 85 में दोस्तों, ठीक है ना। यानी संसद का सत्र आहूत करने, यानी जो सत्र है, ठीक है ना, उसे समाप्त करने। आहूत का मतलब समाप्त करना सत्र को, ठीक है ना। जैसे कोई सत्र लगा, ठीक, प्रथम बैठक हुई, तो मैंने उस सत्र को क्या? समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है। और दूसरी बात आप लोग जानते हो कि लोकसभा भंग करने की शक्ति, तो आपको पता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्यों? आपका स्थायी सदन है, लोकसभा भंग हो जाती है। और ये जो भंग करने की शक्ति है, ये किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। और राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है दोस्तों? विधायी शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास संसद का सत्र आहूत करने तथा लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 85 में दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद और देखते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद कितने में है? 108 में, ठीक। जिनको वन लाइनर वाले जहां पर फैक्ट पूछे जाते हैं, आरओ पीसीएस, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट देखिएगा। इसकी अध्यक्षता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ये बहुत आता है, तो आपके एग्जाम के लिए ये जो लाइन लिखी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक। दोनों सदनों का मतलब देखिए दोस्तों, एक आपने नाम सुना होगा विधेयक, ठीक है ना, यानी साधारण विधेयक की यहां पर बात होती है, विधेयक और अधिनियम, ठीक, ये आपने नाम सुने होंगे दोस्तों। विधेयक अधिनियम में अंतर क्या होता है? जैसे कोई कानून बना और ठीक उस समय तो वो विधेयक है, और जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं तो आप हमारा क्या बन जाता है? अधिनियम। या आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप रोटी बना रहे हैं, तो जब तक वो तवे पर है तब भी रोटी है, ठीक है ना, बेल रहे तब भी रोटी है, ठीक, तब तक वो विधेयक के रूप में है। लेकिन जैसे ही रोटी फूल जाती है, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाती है? अधिनियम। ये विधेयक और अधिनियम में दोस्तों क्या अंतर होता है? ठीक, विधेयक तब तक है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देंगे हमारा क्या बन जाएगा? अधिनियम। यानी कि जैसे ही रोटी फूल जाएगी हमारे क्या बन जाएगी? अधिनियम। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? तो ये मतलब है। तो साधारण विधेयक की बात हो रही, तो जब साधारण विधेयक में कोई भी मतभेद हो जाता है दोनों सदनों में,
या तो राज्यसभा या तो लोकसभा में, जैसे उन्होंने पास कर दिया, उन्होंने नहीं किया, या वो कुछ चेंजमेंट कोई सदन चाहता, ठीक। तो जब दोनों सदनों में साधारण विधेयक को लेकर कोई मतभेद हो जाता है तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और ये किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 108 में, ठीक। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ये राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता जो दोस्तों करता है, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कितने में, अनुच्छेद 108 में, ठीक। समझ गए, दोनों सदनों, मतलब ये साधारण विधेयक को लेकर दोस्तों बात हो रही, ठीक। इसके बाद तीसरी जो लिखी हुई है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से होते हैं, और ये किसमें दोस्तों बात कही गई, आर्टिकल 80 में, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति राज्यसभा में, ठीक, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आपका आंसर होगा 12 सदस्यों को। और ये 12 सदस्य दोस्तों कहां से आते हैं, कला से, यानी उनके अंदर क्या कला है, ठीक है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर जो आपके खेलते हैं तो वो कला में आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी एक कला है खेलने की, ठीक। इसी प्रकार साहित्य का, इसी प्रकार विज्ञान और जो समाज सेवा से जुड़े होते हैं, ठीक। तो ये राष्ट्रपति के हाथ की क्या शक्ति होती है, और ये किसमें बात कही गई, अनुच्छेद 80 में। और राष्ट्रपति की इस प्रकार की शक्ति को दोस्तों क्या बोला जाता है, विधायी शक्ति। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग, ठीक है ना दोस्तों, ठीक। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और कल मैं इसी के आगे बात करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको अंदर से लग रहा है कि मैं आपके लिए वास्तव में मेहनत कर रहा हूं, ठीक, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक, और हमसे जुड़ने का प्रयास करें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों मैं डेली बात बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और आपके कमेंट का क्या आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।